प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित आएगा, काव्यगत इतिहास, जिसमें आधुनिक काल की जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नवगीत आदि, इन सभी विषय वस्तु पर यानी आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित एक 12 अंकों का प्रश्न आएगा। प्रश्न अथवा में होता है और उन दोनों में से एक करना है। जैसे कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो इस तरह का प्रश्न बनता है। जैसे दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जैसे कि ये दोनों प्रश्न हैं तो अथवा में आ सकते हैं, या फिर आगे के जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनमें से भी ये प्रश्न बन के यानी एक ही प्रश्न आएगा, 12 अंकों का आएगा। तो हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ पर विस्तार से चर्चा कर ली हैं। विस्तार से हमने इन दोनों काव्य धाराओं को पढ़ लिया है। और एक पिछली दो ऑनलाइन कक्षाओं में हमने छायावाद की पृष्ठभूमि, छायावाद का प्रमुख परिचय और छायावाद का अर्थ, छायावाद की परिभाषा और छायावाद के प्रमुख कवियों पर हमने पिछली दो ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ा है। साथ ही हमने छायावाद की प्रमुख विशेषताएं यानी जो छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं जो है 3 भागों में वर्गीकृत हैं। एक तो विषयगत प्रवृत्तियां, विचारगत प्रवृत्तियां और शैलीगत प्रवृत्तियां। तो विषयगत प्रवृत्तियों को लेते हुए हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपके व्यक्तिवाद की प्रधानता छायावादी काव्य में है और इसका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है, जिसमें मैंने काफ़ी कविताओं के उदाहरण भी दिए हैं। साथ ही प्रेम और सौंदर्य चित्रण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इन दोनों प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और काव्य पंक्तियों के उदाहरण भी मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। और आज हम प्यारे विद्यार्थियों आरंभ करने जा रहे हैं श्रृंगार निरूपण, छायावाद की जो तीसरी प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आरंभ करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। श्रृंगार निरूपण, छायावाद के जितने भी कवि हुए हैं, चारों आधार स्तंभ, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, इन सभी ने श्रृंगार वर्णन किया है। और जैसे भारतेंदु युग में श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन परिपाटी पर हुआ है, लेकिन उतनी रीतिकाल जितनी मांसलता वगैरह उसमें नहीं है। सहज और सरल श्रृंगारिक वर्णन हमें भारतेंदु काल में देखने को मिला। और द्विवेदी युग में श्रृंगार की प्रवृत्ति प्राय नगण्य रही है, यानी श्रृंगार को इन्होंने नकारा है। बहुत ही सादगीपूर्ण कहीं कहीं श्रृंगारिक वर्णन देखने को मिलता है। और वही आगे बढ़ कर के छायावाद में श्रृंगार निरूपण की प्रवृत्ति पर पुनः श्रृंगार की पुनः प्रतिष्ठा हुई। तो देखिए, द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम और मर्यादित रूप में ही हुआ है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के बहुत ही आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। निराला जी की जैसे जूही की कली कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने प्रेम व्यापारों का चित्रण किया है। जैसे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई दिखाई, यानी उस नायक ने इस प्रणय लीला में एक तरह से निष्ठुरता दिखाई। और निष्ठुरता यह है, जोंकों की झाड़ियों से इधर उधर ताक झांक करना, जोंकों रूपी झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह, यानी नायिका की सुंदर कोमल गौरवर्णी वाली देह को चारों ओर से केवल ताक झांक के माध्यम से ही उन्होंने झकझोर डाली, यानी पूरी तरह से उसको देख लिया, निहार लिया। ये निराला जी की जो एक ही कली पंक्तियाँ हैं। और इसी तरह से देखिए, पंत जी ने वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। इनके अनुसार कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ, यानी वियोग वेदना के आगमन से ही कविता जन्म ले पाती है या जन्म हुआ है कविता का। जैसे प्रेमी की आहों ने कविता का रूप धारण किया होगा।
तो यहाँ उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यानी जब वेदना की कसक पीड़ा और उसकी आह जब निकली थी और उसी से ही वेदना का गायन शुरू हुआ होगा। निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, और वही वेदना जब घनीभूत हो जाती है तो आँखों से अश्रुओं के रूप में चुपचाप कविता की पंक्तियों का जन्म हुआ होगा। ये पंत जी की पंक्तियाँ हैं। इसी तरह से श्रृंगार वर्णन के अति भव्य चित्रण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य में उपलब्ध होते हैं, कामायनी में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए यहाँ रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। वैयक्तिक सुख दुख वेदना प्रेम आदि का चित्रण इन कवियों ने किया है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है। तो प्रसाद जी यहाँ पर आंसू काव्य में ये लिखते हैं कि रो रो कर सिसक सिसक कर, यानी रोना और सिसकना ये वैयक्तिक पीड़ा की पहचान है। कहता मैं करुण कहानी अर्थात अपने वैयक्तिक जीवन से जुड़ी हुई प्रेम कहानी को व्यक्त कर रहे हैं। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, यानी अपनी जीवन साथी या अपनी प्रेयसी को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम तो बस केवल नोचती जाती हो, यानी सुन करके अनसुना उनकी कर देती हो मेरी प्रणय लीला को, इसलिए मैं उसी वेदना और कष्ट में वियोग में मैं रो पड़ता हूँ। दूसरी ओर महादेव वर्मा के काव्य में विरह एवं वेदना की ही अधिकता है। अतः श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है और महादेव वर्मा जी ने रहस्यवाद के माध्यम से अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेरणा व्यंजना की हैं और उनके वियोग वेदना को उन्होंने व्यक्त किया है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छायावाद की चौथी प्रमुख प्रवृत्ति है नारी भावना। छायावाद के पूर्व भी जैसे द्विवेदी युग में भी नारी को सम्मान प्राप्त हुआ है, भारतेंदु युग में भी नारी को हल्का सा सम्मान देने की कोशिश की, उसको बराबर लाने की कोशिश की, और उससे पहले रीतिकाल में नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। नारी को एक भोग विलास की वस्तु माना जाता था, उसके आंतरिक गुणों की ओर किसी की दृष्टि तक नहीं गई। और छायावाद में आकर के इन सभी कवियों ने नारी की प्रतिष्ठा की है, उनका आदर और सम्मान के साथ उसको प्रस्तुत किया है कि उसके अनूठे गुण हैं जिस वजह से नारी एक मातृशक्ति, एक प्रेरक के रूप में उन्होंने दिखाया है। देखिए छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने नारी को दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी मानकर गरिमा प्रदान की है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं कि हे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा की पात्र, जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ईश्वर को कितना उच्च स्थान हम देते हैं अपने इष्ट को, उसी तरह से नारी को यहाँ दिया है। विश्वास रजत नग पग तल में, यानी विश्वास का तुम पर्वत हो और उसके पग तल में तुम हमारी केवल श्रद्धा हो। पीयूष स्रोत सी बहा करो, यानी पवित्र झरने की भांति तुम निरंतर मानव जीवन के सुंदर जीवन में तुम प्रवाहित होती रहो, जीवन के सुंदर समतल में, यानी इस जीवन के सुंदर समतल मैदान में तुम एक झरने की भांति लगातार बहती रहो और पर्वतों से निकल करके एक तरह से विश्वास रजत नग पग तल में, यानी एक तरह से तुम्हारे पैरों में हम सदैव श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। इसी तरह से पंत जी ने भी नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्राण प्यारी और कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया है। जैसे तुम देवी आह कितनी उद्धार, अर्थात तुम कितनी उद्धार हो, कितने दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो तुम। वह मातृभूमि है निर्विकार, अर्थात बिना विकारों के तुम तो मातृभूमि हो। हे सर्वमंगले तुम महती, हे सभी का मंगल चाहने वाली हे नारी तुम महती, तुम महान हो, सबका दुख अपने पर सहती, अर्थात नारी की सहनशीलता की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है। तुम सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेती हो, इतनी सहनशील, इतनी उद्धार, इतनी महान और प्रतिक्रिया व्यक्त तक नहीं करती। ये पंत जी की पंक्तियाँ। निराला ने जी भी नारी को
निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली एक प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है और उसे एक पूज्य धरातल पर प्रतिष्ठित किया है, नारी को सम्मान दिलाया है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छायावाद की पांचवी काव्य प्रवृत्ति है रहस्यवादी भावना। रहस्यवाद का सीधे सीधा तात्पर्य है कि अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन करना, प्रणय व्यंजना करना, या दूसरा हम ये देखते हैं कि आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम, या इस प्रकृति में जैसे कि हम हैं और रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के प्रत्येक कण कण में ईश्वरीय सत्ता का आभास पाना रहस्यवादी भावना है। छायावाद में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी के कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता यानी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। जैसे पंत जी की मौन निमंत्रण जो कविता है, इसमें इस अज्ञात सत्ता के प्रति बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। जैसे न जाने कौन अये द्युतिमान, अर्थात न जाने कौन है जो चमक रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है। जान मुझको अबोध अज्ञान, अर्थात मुझको तो मैं तो अबोध हूँ, अज्ञान हूँ, उस सत्ता के प्रति जानता तक नहीं, लेकिन कौन है जो लगातार प्रकाशित हो रहा है। सुझाते हो तुम पत अनजान, फूंक देते छिद्रों में ज्ञान। यहाँ पर सूर्य को संबोधित करें कि न जाने तुम कौन हो और इस तरह से तुम प्रकाशित होते हो, प्रकृति को रोशनी से भर देते हो, सभी में ही तुम जान फूंक देते हो, सब में रोशनी, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी रोशनी का तुम प्रकाश कर देते हो। मैं तो अबोध हूँ, अज्ञान हूँ, और तुम सभी का पथ प्रदर्शन करते हो। तुम पथ अनजान, यानी अनजान बन करके भी तुम सबका पथ प्रदर्शन करते हो, सबको मार्ग दिखाते हो। फूंक देते छिद्रों में ज्ञान, अर्थात हर सभी में तुम रोशनी का ज्ञान फूंक देते हो। प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है, ऐसी प्रश्नाकुल स्थिति भी उन्होंने व्यक्त की है। तो अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना रहस्यवादी भावना है। हे अनंत रमणीय, कौन तुम? अनंत यानी उस आकाश के पार, रमणीय यानी सुंदर रूप में रहने वाले तुम कौन हो, ये मैं कैसे कह सकता। अर्थात तुम कौन हो, कैसे हो, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं जानता तक नहीं। कैसे हो, किस तरह के हो, रूप आकार ढंग कैसा है, क्या हो, इसका तो भार विचार नहीं सह सकता। अर्थात तुम किस रूप आकार रूप रंग में हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत सुंदर हो और उस आकाश के परे तुम्हारी सत्ता है, यानी अज्ञात सत्ता। इसी तरह से निराला जी की जो है तुम और मैं कविता में उस अज्ञात परमात्मा से अनेक प्रकार के निराला जी ने संबंध जोड़े हैं। इसी तरह से महादेवी वर्मा जी की काव्य में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन है। और महादेवी वर्मा तो आधुनिक युग की मीरा कहलाती है, यानी एक तरह से अज्ञात सत्ता, जिस तरह से मीरा का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, घनिष्ठ प्रेम रहा है और उसके वियोग में मीराबाई जीवन भर वियोग वेदना सहती रही, उसी तरह से महादेव वर्मा ने भी उस अज्ञात सत्ता के प्रति जो कविताएं लिखी है, उन सभी में करुण कहानी है, वियोग वेदना महादेव वर्मा की व्यक्त हैं। आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम या प्रणय निवेदन प्रदर्शित हुआ है। अतः छायावाद में रहस्यवादी भावना के कारण अलौकिक सौंदर्य की झलक सर्वत्र व्याप्त हैं। इस रहस्यवाद की प्रवृत्ति के बाद अगली जो काव्य प्रवृत्ति है छायावाद की, उसकी ओर हम बढ़ते हैं, और वह कल्पना की व्यापकता। इससे पूर्व जो द्विवेदी युग चल रहा था, उसमें कल्पना की वायवीय उड़ानें नहीं थी, वो वस्तुनिष्ठ वर्णन वो करते थे, विषयनिष्ठ वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है, और इतिहास के प्रसंगों को उन्होंने उठाया, अर्थात इतिवर्तात्मक प्रवृत्ति जो द्विवेदी युग में रही है। तो इसी इतिवर्तात्मक प्रवृत्ति, विषयनिष्ठ वर्णन, यथार्थ वर्णन के विरुद्ध चल करके, यानी स्थूल जो वर्णन हुआ था उसके विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह करते हुए छायावादी प्रवृत्ति विकसित हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण छायावादी काव्य को पढ़ने से ये तथ्य उभर कर आता है कि कवि कल्पना की वायवीय उड़ानों में ही अधिक रमा है। कल्पना का अतिरेक यानी अधिकता प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी सभी में देखने को
मिलती है। कल्पना के कारण ऐसी अनगिनत पंक्तियाँ लिखी गई है जो इन कवियों के मन की व्यथा, पराधीनता और घुटन के धुएं से घुटने वाले मन की सशक्त और स्वच्छंद अभिव्यंजनाएँ हैं। कल्पना की ये प्रवृत्ति सभी युगों में रही है, परंतु इस युग में वह नए रूप रंग में पुनर्जीवित हो उठी है। जैसे कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर, अरे ओ चिंता की पहली रेखा, यानी चिंता को संबोधित करके कहा जा रहा है। और चिंता का एक तरह से हम मानवीकरण मान सकते हैं यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के चिंता सर्ग से यह है, अरे ओ चिंता की पहली रेखा, चिंता को संबोधित करके तो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व व्यन की व्याली, अर्थात इस विश्व रूपी वन प्रदेश की तुम व्याली सर्पिणी हो, ज्वालामुखी के विस्फोट के भीषण, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह तुम भीषण, प्रथम कंपसी मत वाली, और तुम्हारा आगमन होते ही ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह है, कंपन करवाती हो मनुष्य के जीवन को, और तुम मत वाली हो, अपने मत के अनुसार तुम चलती हो, हरी भरी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा हो। तो ये एक कल्पना है, चिंता को लेकर के उन्होंने कल्पनाएं प्रस्तुत की है। साथ ही एक और उदाहरण यहाँ पर है, निकल रही थी मर्म वेदना, ये भी पंक्ति कामायनी के चिंता सर्ग से ही हैं और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हुई है। निकल रही थी मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। तो यहाँ पर जब जल प्रलय हो जाता है और पुनः सृष्टि का जो विकास आरंभ होता है, उससे पूर्व जब जल प्रलय हो गई थी तो उस स्थिति को देख करके कोई भी प्राणी बचा नहीं, केवल श्रद्धा और मनु जो दोनों बिछुड़े हुए थे, उस समय दोनों का मिलन तक नहीं हो पाया था, और मनु हिमालय की चट्टान पर बैठा बैठा चिंतामग्न स्थिति पर चिंता में डूबे हुए वो एक मूर्ति की भांति दिखाई देते हैं। उस समय की प्रकृति का चित्रण यहाँ पर है कि निकल रही थी मर्म वेदना, इस पूरे जल प्रलय के दौरान मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, करुण व्याकुल कर देने वाली कहानी बन गई थी, और इस तरह से मर्म वेदना निकल रही थी कि जल प्रलय हो गया, सृष्टि का संहार हो गया, ऐसी करुण कहानी वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, और इसी करुण कहानी को केवल प्रकृति सुन रही थी। और ये प्रकृति की लीलाएँ थी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि पंच भौतिक तत्वों का भैरव मिश्रण हुआ, भैरव जी का भयंकर रूप इन्होंने धारण किया और जल प्रलय हुआ। तो ये प्रकृति ही, इन्होंने ही अपनी लीलाएँ रचाई और वही हंसती सी पहचानी सी सुन रही थी। प्रकृति को एक परिचित रूप में प्रस्तुत किया कि इसी ने सब कुछ करवाया है, या ये एक तरह से विधाता की लीलाएँ हैं। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं सातवें काव्य प्रवृत्ति की ओर, वो है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, यानी मिला कहाँ वह सुख। एक है यहाँ पर दुख वेदना प्रकट करते हुए लहर काव्य से जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात स्वप्न में जिन सुखों को मैंने देखा और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए जैसे ही मैं जागा, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी बाहों में आते आते वो सुख मुस्कुरा करके चिढ़ाते हुए कवि से दूर भाग गए, यानी ये दुख और वेदना, वियोग वेदना का चित्रण है यहाँ पर। तो दुख और वेदना, क्योंकि वैयक्तिक जीवन का काव्य जब छायावादी काव्य हैं तो इन्होंने अपने वैयक्तिक जीवन से जुड़े हुए सुख दुख वेदना प्रणय आदि प्रेम व्यंजना आदि की अभिव्यक्ति खुल करके की हैं। तो देखिए यहाँ पर सातवीं प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। छायावादी काव्य में दुख और वेदना इन दोनों भावों की अभिव्यक्ति हुई है। महादेव वर्मा तो वेदना की ही कवयित्री हैं, वे अपने वेदना भरे हृदय की तुलना मेघखंड से करती है। जैसे देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं तो जल से भरी हुई दुखों की एक बदली हूँ, बदली हूँ, छोटी सी बादल का छोटा रूप, विस्तृत नभ का कोई कोना, और इस विस्तृत आंगन में इस आकाश के किसी भी कोने में मेरा जन्म होता है और कहीं भी मैं घर बना सकती हूँ। मेरा ने कभी अपना होना, ये विस्तृत कोना आकाश का मेरा कभी अपना नहीं हुआ जिसे मैं अपना घर कह सकती। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, यानी केवल यही परिचय है कि कल जन्म हुआ और आज मिटने को आतुर। तो ये दुख और वेदना की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए नीर भरी दुख की बदली के माध्यम से महादेव वर्मा ने अपनी दुख और वेदना को यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है कि मनुष्य जीवन कभी अमर नहीं हो सकता।
बादल जिस तरह से पानी रूप लेकर के आता है और बरसात करने के बाद में उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसी तरह से मनुष्य भी इस प्रकृति में आता है और अपने क्रियाकलाप नियत करता है और पुनः अपने गंतव्य स्थल की ओर चल पड़ता है। अतः छायावाद में सर्वत्र दुखवाद और करुणा के स्वर सुनाई पड़ते हैं। प्रसाद जी के आंसू काव्य का एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। घनीभूत यानी इकट्ठी हो करके जो पीड़ाएं थी वो मस्तिष्क में एक स्मृति बनकर के अब छा गई है। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसना आई, यानी बुरे दिनों में वही पीड़ा आज आंसुओं के रूप में बरस रही है और बरसना आ गई है। आंसू काव्य से ये भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छायावाद में निराशा और वेदना के भाव दो कारणों से उपस्थित हुए हैं। जीवनगत असफलता के कारण और तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के कारण। स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस समय असफलताएं प्राप्त हो रही थी और इन्होंने अपने वैयक्तिक जीवन के सुख दुखों को समाज स्वीकृत नहीं कर रहा था। उस समय इन्होंने वैयक्तिक सुख दुखों को प्रकृति की कोख में बैठ करके अभिव्यक्ति देना चाहा। तो एक तो जीवनगत असफलता हुई और दूसरा तत्कालीन जो परिस्थिति थी भारत की वो अनुकूल नहीं थी। उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप इन्होंने ये कविताएं लिखी और एक तरह से इनको पलायनवादी कवि भी कहा जाता है कि समाज की यथार्थ समस्याएं, देश की यथार्थ समस्याओं से कवि पलायनवादी हुए हैं। तो चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत के सुख की उतनी अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। तो अतीत की स्मृतियाँ जितनी करोगे कि अतीत में हमारा जीवन कितना संघर्षमय था, कितना कष्टमय और कितना स्ट्रगल हमने किया, तो उन अतीत के सुखों की यदि हम कल्पनाएं करते तो वर्तमान के दुखों की तो कोई सीमा नहीं है। तो उतनी अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की, अर्थात अब दुख ही दुख जीवन में आने वाला है। इसी तरह से अरे अचानक हुई बड़ी आपदाओं की वृष्टि, यानी जब कामायनी में जब जल प्रलय होता है तो ये अचानक हुआ। सुखद स्थिति, देवी देवतागण ये कहते थे कि हम तो अमर रहने वाली शक्तियाँ हैं, हमारा कभी विनाश नहीं हो सकता। और अचानक प्रकृति इससे भौतिक तत्व, पंच भौतिक तत्वों के माध्यम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के माध्यम से जब ये तीनों का मिश्रण हो जाता है और मनुष्य जब इस प्रकृति के खिलाफ चला जाता है तो प्रकृति भी मनुष्य के खिलाफ होती है और फिर आपदाओं की बरसातें होने लग जाती है। ऐसा हुआ। तो इस निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति छायावादी की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रति अपना विशेष अनुराग व्यक्त किया है। प्रकृति के मृदु और मोहक चित्रों की एक लंबी श्रृंखला इस काव्य में है। आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण आदि कितने ही संदर्भों में प्रकृति एक खुली किताब बनकर सामने आई है। पल्लव, कामायनी, परिमल, यामा आदि में प्राकृतिक सुषमा का भंडार है। पंत तो प्रकृति के कुशल चितेरे कवि या चित्रकार कवि के रूप में विख्यात हैं। जैसे उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं यहाँ पर। पंत जी देखिए, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, द्रुमों यानी पेड़ों की मधुर छायाओं को छोड़ करके, तोड़ प्रकृति से भी माया और प्रकृति के प्रति जो लगाव उस माया को भी तोड़ करके, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, भूल अभी से इस जग को। अर्थात इस सारे संसार को जोड़कर, हे प्रकृति रूपी बाले तेरे बाल जाल में कैसे मेरे नेत्रों को उलझा दूँ। इसी तरह से बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन उदाहरणों को आप याद करें। हर बिंदु में कम से कम एक उदाहरण आपको लिखना चाहिए। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुग्ध होती शीतल जल से। यहाँ पर भी एक तरह से हम देख रहे हैं प्रकृति का मानवीकरण है। धीरे धीरे हिम आच्छादन यानी बर्फ़ की जो चादर फैली हुई थी हिमालय पर्वत पर, ये कामायनी की पंक्तियाँ ये भी। तो चिंता सर के बाद में जब आशा सर का आगमन होता है तो उस समय की पंक्तियाँ हैं कि हिम आच्छादन, धीरे धीरे बर्फ़ हटने लगा धरातल से, पृथ्वी तल से। जगी वनस्पतियाँ, और वनस्पतियाँ ऐसे लगता है कि ये सारी वनस्पतियाँ जागने लग गई है। अलसाई, मुक्त होती शीतल जल से, क्योंकि शीतल जल से मुक्त होना तो मनुष्य की क्रिया आता है। मनुष्य की कार्य व्यापारों का आरोप प्रकृति पर किया है कि वनस्पतियाँ जो है अब तक सोई हुई थी, वो आलस्यग्रस्त थी और अब वो जागी है, हवा चल रही है तो हिलने डुलने लगी। तो ऐसे लग रहा है कि वो अलसाई स्थिति में आई है और जगने लगी है और आलस्य को दूर करने के लिए वो ओस की जो बूंदें पत्तों पे गिरी हुई थी,
जब हवा चली तो पत्तों से उसकी बूंदें नीचे गिरने लगी, तो ऐसे लगता है कि ये वनस्पति अपने मुख को धो रही है, आलस्य को दूर कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।